नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देश की मीडिया देश का हाल सच्चाई के साथ बताती तो शायद आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुबह से शाम तक टेलीविजन स्क्रीन पर गोदी मीडिया मोदी सरकार पर पर्दे डालती है, झूठ बोलती है और देश की जो जमीनी हकीकत है वो आपसे छुपाती है और उससे आपको कोसों दूर रखती है, जनता को कोसों दूर रखती है। हकीकत तो यह है कि देश तो देश मोदी सरकार के भीतर घमासान मचा है। आज की तारीख में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनको साइडलाइन कर दिया गया है। कैबिनेट में ऐसे मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स, जो सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। बीजेपी संगठन के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता, पार्टी के बड़े सांसद, पुराने सांसद और यहाँ तक कि आरएसएस के कई बड़े नेता, जिसमें मोहन भागवत भी हैं, दत्तात्रेय होसबोले भी हैं और ऐसे कई एमपी हैं, सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं जिनसे मोदी और अमित शाह बात तक नहीं करते हैं और इसका सीधा असर देश के कामकाज पर पड़ रहा है। बहुत से देश के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फाइल्स पीएमओ में पेंडिंग है, लंबित हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। और यही नहीं है, जो आप महंगाई देखते हैं, जो आप बेरोज़गारी देखते हैं, जो हमारे निर्यात जो हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो नीचे आ रहे हैं, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, ये जो चरमराती अर्थव्यवस्था है और भी बहुत से मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स देश के, इसकी मुख्य वजह, वन ऑफ द की रीजंस ये है कि ये देश वाकई दो लोग चला रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वाकई दो लोग चला रहे हैं और मुसीबत यह है कि इनका अपना एजेंडा है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत अहमियत रखता है आपके लिए, क्योंकि जो हमारी देश की सरकार है, जो मोदी सरकार है, क्या वाकई उसकी गाड़ी धीरे धीरे पटरी से उतर रही है और क्या आपस में समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है और भीतर ही भीतर लॉबिंग है, अलग अलग खेमे हैं, जिसकी वजह से सरकार में एक तबका ऐसा है जो सरकार से ही खुश नहीं है, नाराज है। और मुझे लगता है कि पहले ये जान लें कि नाराज़गी का कारण क्या है और नाराज़गी का कारण जानने से पहले सरकार क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही और इसका असर 2024 में क्या होगा, ये जानने से पहले ज़रा मैं चाहता हूँ कि गोदी मीडिया से परे हट के वो लोग भी तो आपको बताऊँ, उनके चेहरे भी तो दिखाऊँ जो मोदी से, उनके कामकाज से, गुजरात लॉबी से खुश नहीं है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की लॉबी कौन सी है, अमित शाह की लॉबी में कौन कौन लोग हैं और किस तरह से इस सरकार को चला रहे हैं, उसका मैं खुलासा करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो सवाल मैंने किया था कि वो कौन से मंत्री हैं, वो कौन से मंत्री हैं मंत्री परिषद में, कैबिनेट में, जो खुश नहीं है। कई मंत्री हैं, कुछ के नाम मैं आपको बताऊंगा और कारण भी बताऊंगा। और सरकार के अलावा, मतलब विद इन द गवर्नमेंट और आउटसाइड द मिनिस्ट्री, वो बीजेपी के कौन से सांसद हैं, वो भी जो नाराज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले देखते हैं कि इनसाइड गवर्नमेंट, इनसाइड कैबिनेट, इनसाइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन लोग खफा हैं, नाराज़ हैं। शायद वो कैमरे पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मेरी बातचीत हुई है बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर से, वरिष्ठ पत्रकारों से और इन मंत्रियों के साथ जो काम लोग करते हैं, उनसे जो बातचीत हुई है इनफॉर्मल, उससे मैंने ये ग्राफिक्स तैयार किया है। और जाहिर तौर पे जो पहला नाम है वो जगजाहिर है, नितिन गडकरी हैं, मिनिस्टर हैं और 5 मंत्रालय कभी इनके पास थे, आज इनके पास सिर्फ 1 मंत्रालय रह गया है और चर्चा ये है दिल्ली दरबार में कि शायद अगली बार टिकट भी ना मिले। बहरहाल, नितिन गडकरी जगजाहिर हैं। राजनाथ सिंह यूँ तो उन्होंने काफ़ी लो प्रोफाइल अपने को कर लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल रक्षा मामलों में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं, प्रधानमंत्री के बड़े खास हैं। तो एक एनएसए, एक रक्षा मंत्री से ज़्यादा ताकतवर है इस व्यवस्था में मोदी की। कई मंत्री हैं, जैसे श्रीपद नाइक साहब हैं, अब ये इसलिए नाराज़ हैं, कभी बड़े खास हुआ करते थे, गोवा से हैं, क्योंकि इनके पर कतर दिए, इनको डिमोट कर दिया गया है। इनको ये पहले इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज था, आज इनके पास ये राज्य मंत्री हैं। ऐसे ही प्रहलाद पटेल, उमा भारती के बड़े खास, और यही शायद इनका कसूर था
कि उमा भारती के खास थे, गोविंदाचार्य के खास थे, और एक बहुत ही जुझारू नेता मध्य प्रदेश से पटेल साहब के को भी जो है टूरिज़्म मंत्रालय था, कल्चर मिनिस्ट्री इनके पास थी, इनके भी पर कतर दिए गए, डिमोशन किया गया, इनको राज्य मंत्री बना दिया गया। और भी कई मंत्री हैं जिनकी मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं आपको, लेकिन फिर भी मंत्रिपरिषद के अंदर आज की तारीख में चंद लोगों को छोड़कर जो मोदी जी के खास हैं, ज़्यादातर मंत्रियों की हैसियत नहीं है। और इस पर मैं आऊँगा, डिटेल में आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आउटसाइड मिनिस्ट्री सरकार के कैबिनेट के बाहर बीजेपी के कौन लोग हैं वो भी बहुत नाराज़ चल रहे हैं। सबसे पहले मेनका गांधी हैं और वरुण गांधी, इनकी आप ट्विटर हैंडल पे जाएंगे वरुण गांधी की तो आपको पता लग जाएगा कि नाराज़गी की इंतहा क्या है। मुख्तार अब्बास नकवी, इनको कभी उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा था, आज ये सांसद भी नहीं है। राजीव प्रताप रूडी अटल जी के समय के मंत्री हैं और बहुत ही इनका जो आप कह सकते हैं, इनको परफॉर्मर कहा था अडवाणी ने, लालकृष्ण अडवाणी ने, कि ये परफॉर्मर मिनिस्टर हैं। आज इनके पास कोई जगह नहीं है क्योंकि रूडी की अपनी ग्राउंड है। रविशंकर प्रसाद का आप हाल देख ही रहे हैं, एक प्रवक्ता होकर रह गए जिनके पास चंद महीनों पहले कई मंत्रालय थे। प्रकाश जावड़ेकर है, इनको किसी तरह से केरल, जहां पर बीजेपी की कोई उपस्थिति नहीं है, उसका इंचार्ज बनाया गया है। इनके पास भी 3 मंत्रालय थे, जावड़ेकर साहब के भी पर कतरे गए। ऐसे कई मिनिस्टर्स हैं, ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनको कुर्सी से अपमानित करके उतारा है गुजरात लॉबी में, और भीतर ही भीतर ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अब दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं, स्टेट मिनिस्टर ही नहीं, एमपीज़ ही नहीं, पदाधिकारी ही नहीं, आरएसएस, एक परसेप्शन है कि आरएसएस के हाथ में मोदी की लगाम है। ऐसा नहीं है। आरएसएस ज़रूर बीजेपी आप कह सकते हैं उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और अटल जी के टाइम से आरएसएस के हाथ में लगाम रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सच ये है जो दिल्ली दरबार में हमें सुनने को मिलता है, जो सुनने को मिलता है, कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, लेकिन सुनने को मिलता है कि मोहन भागवत हों या आरएसएस के नंबर 2 जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले हों, या फिर आरएसएस और सरकार के बीच जो समन्वय करते हैं अरुण कुमार, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, ये जो 3 लोग हैं टॉप लीडरशिप आरएसएस की जो कह सकते हैं, हकीकत ये है इनकी भी आजकल बहुत ज़्यादा सुनी नहीं जाती है, और इस पर फिर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं आपको पीएमओ के अंदर ले चलता हूँ कि आखिर वो लोग कौन हैं, वो मोदी के पसंदीदा लोग कौन हैं, वो किचन कैबिनेट कह सकते हैं कि मोदी टीम मोदी, या वो चंद लोग जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज की तारीख में चला रहे हैं, और जिसकी वजह से ये नाराज़गी का आलम है इन लोगों में जो मैंने जिनके चेहरे अभी आपको दिखाए। अब दोस्तों, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है जो एक तस्वीर बहुत आसानी से आपके सामने पेश कर सके कि वाकई पीएमओ कौन चला रहा है और मोदी जी की पसंद क्या है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जैसा कि सुनने में आता है, जैसा कि जानकार कहते हैं, सूत्र बताते हैं कि मोदी जी के 2 ही क्राइटेरिया हैं उनके करीब अगर कोई पहुँच सकता है। एक, लॉयल्टी फैक्टर, नंबर 1, वफादार होना चाहिए। थोड़ी सी भी बेवफाई या थोड़ा सा भी बेवफाई का शक अगर पेगासस की रिपोर्ट आ गई या कोई भी इनपुट आ गई कि ये आदमी उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा कह रहा था, तो फिर कैंची चल जाएगी, परों पे पर कतर दिए जाएंगे। तो एक, लॉयल्टी फैक्टर, और दूसरा, जो आदमी लॉयल है वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करे। जी हाँ, सारी खबर उनसे शेयर करे, कोई चीज़ छुपाए नहीं, और जो सुना है वो भी बताए, ऐसा लोग कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि मैंने आपको बताया कि वो जो आधार है क्या है इन लोगों को आगे बढ़ाने का, मोदी जी कैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं और अपने साथ रखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज़्यादातर इसमें रिटायर्ड आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के और आईएएस के लोग हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे जो खास आदमी हैं ये पीके मिश्रा साहब हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यही पीएमओ चलाते हैं। 74 साल की उम्र है, उड़िया हैं, लेकिन मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, विश्वसनीय हैं, वफादार हैं, कोई खबर छुपाते नहीं। और फिर देश के नंबर 1 जेम्स बॉन्ड आप कह लीजिए, अजीत डोभाल,
इनके बारे में मैंने पूरा एपिसोड बनाया, आप वो एपिसोड देख सकते हैं। अजीत डोभाल ये भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तकरीबन 77 ईयर्स, 77 साल की उम्र, यानी जो मोदी जी का 75 साल का जो क्राइटेरिया है उससे 2 साल ऊपर हैं ये अजीत डोभाल। और लोग कहते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, कि राजनाथ जी से ज़्यादा पावरफुल हैं। आर.के. सिंह ये कभी अडवाणी के आदमी हुआ करते थे और आज की तारीख में बिजली और तमाम मंत्रालय देखते हैं। 69 ईयर्स हैं, ख़ास हैं, इसका मतलब राजदार हैं। हरदीप सिंह पुरी, और इन पर तो मोदी जी जैसे मेहरबान हैं। और हकीकत यह है कि हरदीप सिंह पुरी जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, 70 साल की उम्र है, लोग इनसे डरते हैं, मंत्री तक डरते हैं इनसे बात करने में। पता नहीं कौन सी बात कब कहाँ मोदी जी के कान तक पहुँच जाएगी। हरदीप सिंह पुरी बहुत लॉयल हैं और पेट्रोलियम मंत्रालय इनके पास है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय इनके पास है। S. जयशंकर मोदी जी के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे, और सचिव को ही मंत्री बना दिया। तो सोचिए फिर सचिव का क्या हाल होगा। जो सचिव रिटायरमेंट होते होते पेंशन सोचता है कि पेंशन मिलेगी पूरी कि नहीं मिलेगी, उसको विदेश मंत्री बना दिया। तो सोचिए मेहरबानी का आलम ये है। अश्विनी वैष्णव, अब कभी इन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इनके इतिहास पे और मोदी जी ने इनको क्यों पसंद किया है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने IAS काडर ही छोड़ दिया। IAS अधिकारी ये भी हैं, कैसे मोदी जी के पास आए, किस कॉरपोरेट के रास्ते से आए वो बताऊंगा। लेकिन आज की तारीख में अश्विनी जो हैं कई मंत्रालय इनके पास हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर टेलीकॉम से लेकर रेलवे तक। इसके अलावा अगर ये जो लोग हैं जो कैबिनेट विद इन द कैबिनेट है, इसके अलावा जो और लोग क्लोज हैं उसमें स्मृति ईरानी, इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मनसुख मांडविया, अभी जो मनसुख साहब हैं ये मोदी जी की फाइंड हैं गुजरात में। मोदी जी इनको बहुत चाहते हैं, मानते हैं, और इसीलिए इनको आउट ऑफ द वे जाके प्रमोट कर रहे हैं। और अगर गुजरात में बीजेपी इलेक्शन जीत गई इस बार, तो हो सकता है, आप ताज्जुब मत करिएगा, कि ये जो मनसुख साहब हैं ये गुजरात के नए मुख्यमंत्री हों। निर्मला सीतारमण, और लोग कहते हैं कि जो कागज़ आता है उस पर मोहर लग जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की और PMO वापस चला जाता है, और वो कोई ना कोई नियम बन जाता है या कोई ना कोई घोषणा बन जाता है मोदी जी का। तो निर्मला सीतारमण जी के बारे में इनके जो पतिदेव हैं उन्होंने बहुत सी बातें कह दी थी, और वो वीडियो आप देख सकते हैं, YouTube पे मौजूद है। इनके जो पति हैं वो YouTube चैनल चलाते हैं निर्मला सीतारमण के, बहुत सी जानकारी दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि दरअसल जो अर्थशास्त्री हैं वो निर्मला जी नहीं हैं, इनके पति हैं। और उसके बाद हिरेन जोशी जी, ये मीडिया एडवाइज़र हैं, और जो गोदी मीडिया आप लोग सुनते रहते हैं, उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो जोशी जी हैं। और जोशी जी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपने मोदी जी की टीम तो देख ली, अब अमित शाह की भी टीम देख लेते हैं। अमित शाह की जो टीम है वो थोड़ी सी फोकस्ड है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे, चुनावी राजनीति पर। चुनाव जीतना, सरकारें गिराना बनाना मुश्किल चुनौती है, लेकिन अमित शाह ही इन ऑपरेशंस को देखते हैं। थोड़ा बहुत नड्डा साहब भी उसमें रहते हैं, लेकिन जो 4 लोग हैं इनके मेन, उसमें धर्मेंद्र प्रधान हैं, शिक्षा मंत्री हैं, पीयूष गोयल हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के जो भाई हैं वो BCCI में हैं, क्रिकेट बोर्ड में हैं, और अमित शाह के बेटे भी क्रिकेट बोर्ड में हैं। और अनुराग ठाकुर का पहले से ही क्रिकेट बोर्ड पे बड़ा ही, आप कह सकते हैं, आधिपत्य था। ये कहानी क्रिकेट बोर्ड की बाद में बताएंगे। फिलहाल अनुराग ठाकुर अमित शाह के बहुत खास हैं आज की तारीख में। और भूपेंद्र यादव हैं, इनको मैन फ्राइडे कहते हैं, एक रणनीतिकार मान लीजिए, चाणक्य के उप चाणक्य हैं भूपेंद्र यादव। और इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो आप कह सकते हैं कि कैबिनेट से बाहर हैं, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री। और आपने देखा था कि महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन लोटस हुआ, या जो झारखंड में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हेमंत बिस्व शर्मा उसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अनिल बलूनी जी हैं, ये आँख और कान हैं अमित शाह के दिल्ली में। सुनील बंसल हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश संभाल रहे थे, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत 2014 से लेके और 2000 अभी हाल के चुनाव तक 2022 तक बीजेपी को दिलाई। वो सुनील बंसल बहुत खास हैं। इस तरह के उनके आप कह सकते हैं 8-10 लोग हैं जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह का फोकस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर है, वोट पर है,
वोट बैंक पर है। तो दोस्तों, ये जो मोदी सरकार है, ये वाकई डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? वो मेक इन इंडिया, वो डिजिटल इंडिया, वो जो तमाम तरह के इंडिया दिखाए गए थे, वो जो शेयर दिखाया गया था मेक इन इंडिया का, वो शेयर कहाँ छुप गया? क्या उसे वाकई चीता ने रिप्लेस कर दिया है? चीता इंपोर्ट किया गया है नामीबिया से, आपको पता होगा। वो शेयर मेक इन इंडिया का कहाँ गायब हो गया? ऐसे बहुत से सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे कि ये सरकार क्या धीरे धीरे पटरी से उतर रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस के लेवल पर वाकई बहुत से सवाल उठ रहे हैं मोदी के ऊपर, उनकी सरकार पर, कामकाज करने के तरीक़ों पर। कुछ कारण हैं, जैसे सबसे बड़ा कारण ये कि जो कैबिनेट है उसको पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया है। मंत्री जो हैं, जिनके पास इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, मंत्रालय हैं, उनको छूट नहीं काम करने की। सारे फैसले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही देखता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो चंद अधिकारी हैं वही सारे मंत्रालय चलाते हैं। मंत्री के पास ताकत नहीं है, सचिव के पास ताकत नहीं, और पीएमओ की जो लॉबी है, जिस लॉबी को मैंने आपको दिखाया, वही लॉबी हावी है आज की तारीख में। सारे फैसले जितने भी हैं प्रशासनिक वही लेते हैं, और इस लॉबी में रिटायर्ड ऑफिसर्स का बोलबाला है। यानी जो बाकी जो आईएएस अधिकारी हैं उनको आप छोड़ दीजिए, इस वक्त जो रिटायर्ड, आप कह सकते हैं एक उनकी भी एक लॉबी है, जो मोदी के करीबी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, उन्हीं का बोलबाला है, और लोग उनसे डरते, मंत्री तक डरते हैं। मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वही प्रोजेक्ट, उन्हीं प्रोजेक्ट्स की फाइल आगे बढ़ाई जाती है जो मोदी जी चाहते हैं। अगर मोदी जी चाहते हैं कि चीता आए और चीते को जन्मदिन के दिन वो छोड़े मध्य प्रदेश के किसी फॉरेस्ट में, तो फिर पूरा देश चीता चीता करता है, सरकार भी चीता चीता, मीडिया भी चीता चीता। तो जो प्रोजेक्ट्स मोदी जी जिनको चाहते हैं वही आगे बढ़ता है, और चाहे बाकी प्रोजेक्ट देश हित में हो ना हो, उनकी फाइल रेंगती रहती है, धीरे 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 बरसों लग जाते हैं। और सब कुछ मोदी जी एक व्यक्ति से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेते हैं, बाजी जीत लेते हैं, और वो व्यक्ति है हिरेन जोशी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को मोदी बनाने वाले, मोदी को किंग बनाने वाले हिरेन जोशी, यही सारी मीडिया चला रहे हैं। आप कह सकते हैं आज की तारीख में जो आईना है वो इनकी मेहरबानी से ही आप देख पाते हैं। वो आईना कितना सच बोलता है, मुझे लगता है केजरीवाल को सुनने पहली बार वो हिरेन जोशी के बारे में बोल रहे हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट, जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो, इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस किस तरह से, किस तर्ज पर इस देश की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, चला रहा है, और इसका सबसे बुरा असर जो है, बैड इम्पैक्ट आप कह सकते हैं, सबसे ख़राब असर जो पड़ रहा है वो देश की ब्यूरोक्रेसी पे पड़ रहा है, आईएएस अधिकारियों पे पड़ रहा है, खासकर जो यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आईएएस ऑफिसर को जिस तरह से चुना जाता है, जिस तरह से वो कंपटीशन देते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है, आज तक कम से कम मेरिट पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हो सकता है कि आईएएस आगे चलकर भ्रष्ट निकल जाए, उसमें से कुछ मंत्रियों के साथ पॉलिटिकल लाइन ले लें, लेकिन मोटा मोटी आईएएस अभी भी इस देश में 75 साल में जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं उनमें उनका बड़ा रोल है, और एडमिनिस्ट्रेशन की एक बैकबोन है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस फेडरल स्ट्रक्चर को चलाने के लिए उन्होंने आईएएस जैसी संस्था बनाई है, आईएएस और आईपीएस। अब हाल देख लीजिए कि ये आईएएस ऑफिसर आज की तारीख में मोदी सरकार के साथ काम नहीं करना चाहते। बिलीव मी, यकीन करिए मुझे, ये आंकड़ा देखिए,
प्रिंट का, शेखर गुप्ता का जो प्रिंट वेबसाइट है उसका देखिए आप आंकड़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टिंग ऑफ IAS ऑफिसर्स, ये जनवरी 22। कहाँ 2015 में जब ये सरकार नई थी तो 249 IAS ऑफिसर्स थे जॉइंट सेक्रेटरी केंद्र सरकार में। आज वो संख्या घट के 77 आ गई, 77। यानी प्रदेश से जो बहुत से IAS अधिकारी हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आना नहीं चाहते। और मुझे जो कुछ रिटायर्ड IAS अधिकारियों ने बताया है, उनका ये कहना है कि वो डरते हैं। उनको लगता है कि जब तक गुजरात लॉबी का संरक्षण ना हो, यहाँ दिल्ली में मोदी और अमित शाह के साथ काम करना उनको कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं। तो आप सोचिए कि IAS अधिकारी भी कहीं ना कहीं दूरियां बना रहा है, और ये आंकड़ा इसीलिए मैंने आपको दिखाया। तो आपने मोदी सरकार में ब्यूरोक्रेसी का भी हाल देख लिया, या बेहाली देख लिया आपने कि IAS अधिकारी ज़्यादातर केंद्र में आना नहीं चाह रहे, मोदी सरकार में काम नहीं करना चाह रहे। और आज मेरी एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हो रही थी दिल्ली में, और उनका ये कहना था कि कैबिनेट मीटिंग्स जो होती हैं, हर वेडनेसडे को मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग में बहुत से ऐसे डिसीशंस होते हैं, ऐसे फैसले होते हैं, और जिस मंत्रालय के फैसले होते हैं अक्सर उस मंत्रालय के मंत्री और सचिव को पता नहीं होता है। अब इस बात पर मैं कैसे यकीन करूं, लेकिन अधिकारी ने मुझसे बताया। और अगर ऐसा है तो फिर हैरत है कि ऐसी आप कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं था, वहाँ भी कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स थे विद इन गवर्नमेंट, विद इन ब्यूरोक्रेसी। तो ये हाल है, और इसका असर ये हो रहा है कि ज़्यादातर डिसीजन खुद प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं, और बहुत से फैसले जो मंत्री ले सकता है, जैसे अभी यूपी और बिहार में कई जगह सूखा पड़ा, लेकिन एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, मेरी किसी से बात हो रही थी, अब उनकी हिम्मत नहीं कि वो एक टीम भेज दें वहाँ पर, उन्हें PMO से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो लोग सोचते हैं कहीं हम टीम भेजें और मोदी जी को कहीं बुरा न लग जाए, कहीं हम ऐसा करें, कहीं हम एक अपनी तरफ से फैसला लें जो मंत्री के पास अधिकार हैं, तो कहीं प्रधानमंत्री को बुरा न लग जाए। और वाकई जब प्रधानमंत्री को बुरा लगता है तो फिर कुर्सी जाती है, और कई कुर्सियां ऐसे ही चली गई इस सरकार में। अब दोस्तों, अगर आप बीजेपी के कुछ मोदी जी के करीबी नेताओं से बात करें, या चापलूस गोदी मीडिया के संपादकों से बात करें, एंकर से बात करें, तो ये कहेंगे ये मोदी जी की ताकत है कि जिस तरह से वो PMO को चला रहे हैं, और PMO जिस तरह से सख्त फैसले ले रहा है। मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सत्ता का सिर्फ PMO के हाथ में आना, ये ताकत नहीं है मोदी जी की। मुझे लगता है कि ये मोदी जी और इस देश की सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो भावना है, जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, उसको डिफीट करती है। आपको क्या लगता है? मेरी बात से आप इत्तेफाक अगर रखते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और इत्तेफाक नहीं रखते, आपको लगता है कि नहीं मोदी जी का तरीका, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ठीक है, तो भी आप कमेंट अपने लिखिए, लेकिन हाँ जस्टिफाई करिएगा। तो आज का ये वीडियो था, और मेरी कोशिश रहेगी कि सरकार की और इंसाइट आपको दूं 2024 तक कि ये देश चल कैसे रहा है, क्या कमियां हैं, खामियां हैं, क्यों नहीं हम गति पकड़ पा रहे, और क्यों हमें बार बार जो चीन हमारी छाती पर खड़ा है उसी के आगे हमें आत्मसमर्पण करना पड़ता है, क्यों जो हमारी छाती पर खड़ा हुआ है, हमारी सरहदों पर खड़ा है, उसी के साथ हम सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं, उसी से मिलने हम बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से कारण हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पर इंसाइट दूं। ये आज का वीडियो था, और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये आवाज़ जानी चाहिए, देश में वाकई क्या हो रहा है, जो गोदी मीडिया छुपा रही है उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए आपको, लाइक माइंडेड लोगों से, अपने साथियों से, अपने नातेदारों से, दोस्तों से। और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी मैं चाहकर भी देर से वीडियो डालता हूँ, कोशिश मैं करूँगा कि जल्दी वीडियो डालूँ, कि अगर नोटिफिकेशन देर से भी मिले तो भी आप उसी दिन खबर देख सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।